हेलो एंड वेलकम बैक। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका विथ अनदर लेक्चर ऑफ shear force एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स। वेलकम वेलकम वेलकम। चलिए, तो बेटा इस सेशन में हम आगे की कार्यवाही करेंगे एंड वी विल ड्रॉ एसएफडी बीएमडी ऑफ सिंपली सपोर्टेड एंड ओवरहैंग बीम्स। और आपको कुछ बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स देखने को मिलेंगे, खासकर ओवरहैंग बीम्स में, क्योंकि इसमें शियर फोर्स का साइन भी चेंज होता है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का साइन भी चेंज होता है, बहुत कुछ हो रहा होता है। तो काफी इंटरेस्टिंग एसएफडी एंड बीएमडी बनते हैं ओवरहैंग बीम्स और सिंपली सपोर्टेड बीम्स के। ठीक है, चलिए, तो अगर आप लोग तैयार हैं तो स्टार्ट करें। सब लोग अगर आ चुके हैं तो बिना रुकावट के जल्दी से स्टार्ट करें। यस, चलो। अच्छा, एक चीज मुझे आप लोगों से पूछनी थी। आप लोगों का चूंकि काफी सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं, कितने, तीन या चार सब्जेक्ट तो हो चुके होंगे, राइट? 3 से 4 सब्जेक्ट्स तो आप लोगों के कंप्लीट हो चुके होंगे। तीन सब्जेक्ट्स हो चुके हैं, ये चौथा भी कंप्लीट हो जाएगा। तो हम रिवीजन क्लासेस प्लान कर रहे हैं। तो वीकडे बैचेस जो हैं उनका रिवीजन तो हम संडे को करवाएंगे, ठीक है। लेकिन आप लोगों के जो वीकेंड बैचेस हैं इनका रिवीजन आप लोग कब करना चाहते हो? हमारे पास ऑप्शन, क्योंकि वीकडे का ही है, क्योंकि वीकेंड में तो आप लोगों की क्लास ही चलती है। तो वीकडे में, मंडे से फ्राइडे में, विल यू गाइज बी कंफर्टेबल? वेंसडे को फ्राइडे को नहीं यार, देखो पहली बात तो फ्राइडे को भी आपकी क्लासेस लगनी वाली हैं, ठीक है। जैसे अभी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में ही नेक्स्ट फ्राइडे से हमारी क्लासेस लगेंगी, क्योंकि देखो आप लोगों का कोर्स जो है वो अगर अच्छी तरह कवर करना है तो मुझे एक्स्ट्रा फ्राइडेज भी चाहिए होंगे, और ऐसे ही और भी फ्राइडेज की क्लासेस लगेंगी। तो फ्राइडेज को तो मुश्किल है। वेंसडे इसीलिए बेटर है क्योंकि मतलब हफ्ते का एकदम सेंटर का दिन आएगा, तो आप लोगों के लिए ही सही रहेगा। मंडे टू थर्सडे इवनिंग टाइम में कभी भी, इवनिंग में एवरीवन विल बी कंफर्टेबल एट 7 PM। 7 बजे तक मेरे ख्याल से आप लोग सब लोग फ्री हो ही जाते होंगे शायद। 8 बजे से 8 PM, एट पी एम विल बी ओके। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। 8 PM विल बी ओके ना? चलो, तो 8 बजे शेड्यूल करेंगे हम। मैं प्लान करता हूं और इसका जो शेड्यूल है वो आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगा, ठीक है। तो जल्द ही हम रिवीजन क्लासेस स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव रहेगा आपके जो सब्जेक्ट्स कवर हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, उन सब्जेक्ट्स का रिवीजन करवाना। जिस टीचर ने वो सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ाया, जैसे मैंने अगर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ाया है तो मैं आऊंगा आप लोगों के समक्ष और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का ही रिवीजन क्लास लूंगा। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के ही आपको थ्योरी का रिवीजन करवाऊंगा और साथ में हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे, तो जिससे आपका क्या है, एक रिवीजन हो जाएगा उस सब्जेक्ट का, ठीक है। तो आप लोग उस सब्जेक्ट के टच में बने रहेंगे एंड दिस विल बी कंटिन्यूड थ्रू आउट द ईयर। मतलब जब तक आप लोगों का गेट नहीं हो जाता तब तक ये रिवीजन जो है वो चलता रहेगा, बार 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 बार, ताकि आप लोगों को लगातार जो है सब्जेक्ट को का रिवीजन होता रहे, आप लोग सब्जेक्ट के टच में रहें। वरना होता ही है कि आपने 3 महीने 4 महीने पहले कोई सब्जेक्ट पढ़ा, फिर उसके बाद दोबारा उसकी कभी कोई क्लास नहीं लगी, ना टीचर से कभी मुलाकात हुई, तो वो सब्जेक्ट का पूरा टच ही खत्म हो जाता है ना। तो इसीलिए हम लोग ये प्लान कर रहे हैं कि हम लोग ना रिपीटेडली आप लोगों के सामने रिवीजन क्लासेस लेकर आते रहे। ओके, चलिए, यस। तो हम लोग काफी अच्छी तरह से प्लान कर रहे हैं रिवीजन क्लासेस, ठीक है। हमारा प्लान ये है कि हम लोग आप लोगों को थ्योरी क्वेश्चंस कराएं और पोल के थ्रू आप लोगों से क्वेश्चंस कराएं, छोटे छोटे एमसीक्यू एमएसक्यू क्वेश्चंस होंगे, तो उससे आपका ना पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज भी होगा, साथ में क्लास में थोड़ा कंपटीशन का माहौल रहेगा तो अच्छा भी लगेगा। ओके, तो मेरा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जो सिलेबस क्लास था उसी से रिवीजन स्टार्ट करें क्या?
चलिए करते हैं, चलिए प्लान करते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। चलो, थ्योरी ऑफ मशीन्स करना है। ओके, सारे सब्जेक्ट्स का होगा, सारे सब्जेक्ट्स का होगा। आप लोगों के जितने सब्जेक्ट्स अभी तक हो चुके हैं वो होंगे। और फिर जैसे मान लो आज से 2-3 महीने के बाद सॉम भी आप भूल गए होगे, तो सॉम का भी फिर रिवीजन, जैसे जैसे सब्जेक्ट्स होते जाएंगे बार बार उनका रिवीजन होता रहेगा, ताकि आप लोग टच में रहें। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा। मंडे से लेके वेंसडे थर्सडे के बीच में ही ये क्लासेस शेड्यूल होंगी, ताकि आप लोग क्लासेस अटेंड कर सके। ओके, आपको मैं प्रायर शेड्यूल दे दूंगा, ताकि आप लोगों को पहले से पता रहे कि आपकी रिवीजन क्लासेस कब कब लगने वाली है। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा सिंपली सपोर्टेड बीम के एसएफडी एंड बीएमडी से। ओके, हर्ष बेटा देखो, पूरी की पूरी क्लासेस को दोबारा से थोड़ी पढ़ाया जा सकता है। आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ लीजिए, खुद से कवर कर लीजिए, उसके बाद ही रिवीजन का कोई मतलब है। ये रिवीजन क्लासेस होंगी, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने क्लासेस मिस कर दी हैं तो आप इसको देख लोगे तो वो कवर हो जाएगा। ये रिवीजन क्लास है, इसमें वही पार्टिसिपेट करे जो क्लासेस ऑलरेडी कर चुका है, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको हम जीरो से नहीं पढ़ा सकते ना वापस से दोबारा सब्जेक्ट, ठीक है। तो आप खुद से पढ़ लीजिए ताकि आप लोग रिवीजन कर सके। ओके, हाँ, आप डाउट्स पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर करवा सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो एसएफडी बीएमडी फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम। अब बेटा सिंपली सपोर्टेड और ओवरहैंग बीम की जहां बात आती है ना, वहां हमारे पास ना दो टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। एक सिमेट्रिक लोडिंग के क्वेश्चंस बनते हैं और एक अनसिमेट्रिक लोडिंग के क्वेश्चंस बनते हैं। कैंटिलीवर बीम में तो सारे लोडिंग अनसिमेट्रिक ही होते हैं, वहां सिमेट्री तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि कैंटिलीवर बीम अपने आप में ही सिमेट्रिक नहीं होता। लेकिन सिंपली सपोर्टेड एंड ओवरहैंग बीम्स ये सिमेट्रिक हो सकते हैं, है ना। तो दोनों केसेस में आपको क्या अलग मिलता है? अगर मान लीजिए सिमेट्रिक लोडिंग है, सिमेट्रिक लोडिंग का एक एग्जांपल क्या हो सकता है? जैसे मान लीजिए पॉइंट लोड लग रहा है सेंटर पे, या फिर पूरी बीम पे यूडीएल लग रहा है, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सिमेट्रिक लोडिंग, है ना। अनसिमेट्रिक लोडिंग का मतलब क्या होगा? यही पॉइंट लोड अगर इधर उधर कहीं लगे, ठीक है, जैसे ऐसा हो जाए, मान लीजिए दिस इज L/3, दिस इज 2L/3, तो ये हो गई सिमेट्रिक लोडिंग, ये हो गई अनसिमेट्रिक लोडिंग। अब देखो सिमेट्रिक लोडिंग में एक तो रिएक्शंस निकालने में बहुत फायदा होता है। रिएक्शंस कैसे निकालते हैं? अगर आपको टोटल लोड W मिल रहा है तो आप इधर और इधर आधा आधा लगा दो, जो भी आपका टोटल लोड है ना उसका आधा आधा दोनों तरफ लगा दो, ये हो गए आपके रिएक्शंस। तो पहला फायदा तो रिएक्शन निकालते टाइम मिलता है, यहां पे वो चीज पॉसिबल नहीं है, यहां आधा आधा हो जाएगा, जो भी टोटल लोड रहेगा ना उसका आधा आधा लगा देना। जैसा भी कोई भी सिमेट्रिक लोडिंग हो, आप टोटल लोड निकाल के आधा आधा लगा दो। ओके, दूसरी चीज, अगर सिमेट्रिक लोडिंग है तो जो शियर फोर्स डायग्राम बनता है वो मिरर इमेज बनता है। सेंटर के दोनों तरफ जो डायग्राम होता है वो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। मिरर इमेज मतलब समझते हो आप क्या होता है? मिरर इमेज मतलब इक्वल एंड अपोजिट, है ना। तो आपको कुछ इस प्रकार का डायग्राम देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हो जितना ये सेंटर के एक तरफ मिल रहा है उतना इक्वल एंड अपोजिट दूसरी तरफ मिल रहा है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द मिरर इमेज। ओके, दिस इज द शियर फोर्स डायग्राम, ओके, विच इज मिरर इमेज। ओके, यहां पे वो चीज नहीं होगी। अगर मैं यहां शियर फोर्स डायग्राम बनाऊंगा ना तो यहां कोई मिरर इमेज नहीं बनेगा, यहां ऐसा बनेगा।
ठीक है, तो शियर फोर्स डायग्राम आपका मिरर इमेज बन जाता है, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो होगा दैट विल बी सिमेट्रिक अबाउट द सेंटर। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होगा? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज सिमेट्रिक अबाउट द सेंटर। ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपको कहां मिलेगा? सेंटर पे मिलेगा। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है उसका मैक्सिमा आपको सेंटर पे मिलेगा। 99.99% केसेस में तो यही होगा, हो सकता है कोई उसका एक्सेप्शन मिल जाए। ठीक है, तो दिस इज सिमेट्रिक लोडिंग। ओके, अनसिमेट्रिक लोडिंग में ऐसा नहीं होगा। अनसिमेट्रिक लोडिंग में आपको ढूंढना पड़ेगा कि बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कहां मिल रहा है। ओके, कहां मिलेगा? जहां शियर फोर्स का साइन चेंज होगा वहां बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम मिलेगा। ओके, तो आपको ना मोस्टली क्वेश्चंस एग्जाम में जो आते हैं ना वो सिमेट्रिक लोडिंग पे आ जाते हैं, ताकि आपका कैलकुलेशन आसान हो जाए, है ना। तो अगर सिमेट्रिक लोडिंग पे सवाल आता है ना तो आपको सिर्फ आधा डायग्राम बनाना होता है, आपको सिर्फ आधा डायग्राम बनाना होता है, बाकी का आधा तो आपको पता ही है कैसा बनेगा। क्लियर है क्या? तो चलिए एक सवाल बना के देखते हैं। ओके, अब मैं आपको अनसिमेट्रिक लोडिंग के सवाल ही बनवाऊंगा, क्योंकि सिमेट्रिक लोडिंग तो आपको पता ही है कितना आसान हो जाता है, तो मैं आपको मैक्सिमम अनसिमेट्रिक लोडिंग के क्वेश्चंस ही कराऊंगा। ठीक है ना। चलिए, तो आपके सामने पहला सवाल ये रहा, जल्दी से इसको अपने पेज के टॉप पे बना लीजिए, फिर हम चालू करेंगे कार्यवाही। बन गया? चलिए अब स्टार्ट करते हैं कार्यवाही। सबसे पहली कार्यवाही हमारी रहेगी रिएक्शंस निकालने की। ठीक है, तो सबसे पहले हम रिएक्शंस फाइंड आउट कर लेते हैं बेटा। तो रिएक्शंस निकालने के लिए पहले हम मोमेंट की इक्वेशन बनाएंगे, ई पर मोमेंट ले लेंगे। लेट्स टेक मोमेंट अबाउट पॉइंट ई। ठीक है, लेट्स से दिस इज आर ए and this is RE. So if I take moment at point E, मुझे क्या मिलने वाला है? RA मल्टीप्लाइड बाय 3 2 5 1 6 2 8। ठीक है, RA मल्टीप्लाइड बाय 8 माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाय 3 1 4 2 6 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वल टू 0। तो यहां से RA की वैल्यू कितनी आएगी? दस किलो न्यूटन आ रही है क्या? RA की वैल्यू 10 किलो न्यूटन आ रही है क्या? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए इसके बाद हम RE निकालेंगे। सो समेशन ऑफ Fy इक्वल टू 0 से RA प्लस RE, अपवर्ड फोर्सेस हैं, बाकी सब डाउनवर्ड है। 8 प्लस 4 प्लस 10, तो RE विल बी 12 किलो न्यूटन। ये आ रहा है क्या? RE 12 किलो न्यूटन, बहुत सही है। चलिए RA 10 किलो न्यूटन, RE 12 किलो न्यूटन। ओके,
चलिए आगे बढ़े। चलो अब इसका शियर फोर्स डायग्राम बना लेते हैं, क्योंकि हमारे पास रिएक्शंस आ चुके हैं। ये हो गया आपका 10 किलो न्यूटन और ये हो गया आपका 12 किलो न्यूटन। तो अब हम इसका एसएफडी बना लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले एक डेटम लाइन खींचेंगे। अब इस बार देखो आपको ना ऊपर और नीचे दोनों साइड शियर फोर्स मिलेगा, पॉजिटिव साइड भी मिलेगा, नेगेटिव साइड भी मिलेगा। तो एकदम टॉप पे बेस लाइन मत खींच देना, बीच में कहीं बेस लाइन खींचना, ऊपर भी जगह होनी चाहिए, नीचे भी जगह होनी चाहिए। ओके, आपको दोनों साइड डायग्राम मिलेगा। चलो, तो सबसे पहले ए पॉइंट पे कहानी 0 से स्टार्ट होगी, है ना। तो ए पॉइंट पे 0 से स्टार्ट होगा, लेकिन सडन चेंज आएगा 10 किलो न्यूटन की वजह से। इट इज गोइंग टू गो अप टू 10। इसके बाद ए से बी तक इट विल रिमेन कांस्टेंट। देन बी पे डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, तो 10 माइनस 8, 2 किलो न्यूटन तक इट विल गो डाउन। देन बी से सी तक इट विल रिमेन कांस्टेंट। देन सी पॉइंट पे 2 माइनस 4, इट विल गो डाउन अप टू -2। देन सी से डी तक इट विल रिमेन कांस्टेंट। देन डी पॉइंट पे -2 एंड -10, -12। Then from point D to point E it will remain constant. Then end में it will become 0, right? तो ऐसा कुछ बन रहा है डायग्राम आपका। Is this the shear force diagram? Everyone getting? यस, वेरी गुड। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपको कहां मिलेगा, जल्दी से बताओ। वेयर आर यू गोइंग टू गेट द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट? मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहां मिलने वाला है दोस्तों? किधर को मिलेगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट? यस, बहुत सही, सी पॉइंट पे मिलेगा, क्योंकि यहां शियर फोर्स का साइन चेंज हो रहा है ना। इसके पहले पॉजिटिव था फिर नेगेटिव था, इस पॉइंट पे शियर फोर्स का साइन चेंज हो रहा है। यस, बहुत सही। अब इसका बेंडिंग मोमेंट बना लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। पहले हम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर लें क्या? पहले हम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर लें। चलिए पहले बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, तो देखो यहां आपको एंड्स पे हमेशा बेंडिंग मोमेंट 0 मिलेगा। ओके, ए पे बेंडिंग मोमेंट 0 होगा, ई पर भी बेंडिंग मोमेंट 0 होगा, जब तक कोई कपल ना लग रहा हो। क्योंकि कैंटिलीवर बीम में यहां पर तो बेंडिंग मोमेंट मिलता था क्योंकि कपल लग रहा था, अब यहां तो कोई कपल नहीं है, तो ए पे और ई पे दोनों एंड्स पे बेंडिंग मोमेंट हमेशा 0 होगा। बी पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो बी पे बेंडिंग मोमेंट अगर मैं लेफ्ट से निकालता हूं तो 10 इंटू 2 यानी कि 20 किलो न्यूटन मीटर। फिर सी पे बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा?
तो अगर मैं लेफ्ट से निकालता हूं 10 इंटू 5 माइनस 8 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 50 माइनस 24 यानी कि 26 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, फिर डी पॉइंट पे, अब डी पॉइंट पे मैं राइट से निकाल लेता हूं ना। अब सिंपली सपोर्टेड और ओवरहैंग बीम्स में चूंकि हमारे पास दोनों एंड्स के रिएक्शंस होते हैं, तो हम कहीं से भी शियर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट निकाल सकते हैं, लेफ्ट से, राइट से। तो अगर मुझे डी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट चाहिए तो मैं राइट से निकाल लेता हूं, क्योंकि इसके राइट में एक ही फोर्स है 12 किलो न्यूटन का। तो 12 किलो न्यूटन का डी पॉइंट पे मोमेंट कितना आएगा, 12 इंटू 2, और ये वाला मोमेंट भी पॉजिटिव मोमेंट होगा, तो ये आ गया 24 किलो न्यूटन मीटर। फिर ई पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट विल बी 0, तो एंड्स पे हमेशा 0 ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए बना लेते हैं इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पूरा पूरा जो है वो एक ही साइड बन रहा है, पॉजिटिव साइड बन रहा है। ठीक है, तो यहां आपको ए पे और ई पे वैल्यू 0 मिल रही है, बी पे वैल्यू कितनी है 20, फिर 26, फिर 24। तो ए से लेके बी तक स्ट्रेट लाइन मिलेगा 20 किलो न्यूटन मीटर, ए से लेके बी तक स्ट्रेट लाइन। फिर सी पॉइंट पे 26, बी से लेके सी तक अगेन स्ट्रेट लाइन। फिर डी पॉइंट पे 24, एंड यहां से यहां तक भी स्ट्रेट लाइन, एंड एंड में इट विल बिकम 0। तो दिस इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, जहां मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मुझे किधर मिल रहा है, सी पॉइंट पे मिल रहा है 26 किलो न्यूटन मीटर। ये आ रहा है सबका? आप देख सकते हैं, आप ना इसको रिलेट कर सकते हैं, जो मैंने बोला था ना शियर फोर्स डायग्राम से रिलेट करके देखो। तो देखो यहां से यहां तक शियर फोर्स जो है वो पॉजिटिव है, तो बेंडिंग मोमेंट जो है ए से लेके सी तक बढ़ रहा है। फिर उसके बाद सी के बाद शियर फोर्स नेगेटिव है, तो बेंडिंग मोमेंट गिरना चालू हो जाता है, देखो, है ना। और सी पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम आ रही है ना। चलिए, तो यहां सिर्फ पॉइंट लोड्स थे। अब आते हैं पैराबोला, हाइपरबोला, ये बोला वो बोला पे, क्या बोलते हो तुम लोग? चलिए, तो अब यूडीएल वगैरह इंट्रोड्यूस करते हैं, इसका शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं। चलिए, यूडीएल लग रहा है बीच में कहीं पे, अनसिमेट्रिक लोडिंग है बेटा, अनसिमेट्रिक लोडिंग है। सिमेट्रिक लोडिंग होती ना तो आधा सवाल तो ऐसे ही बन जाता, लेकिन यहां अनसिमेट्रिक लोडिंग है। ओके, जल्दी से ड्रॉ कर लीजिए, फिर इसके बाद रिएक्शंस कैलकुलेट करेंगे। तो एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, बीच में कहीं यूडीएल लग रहा है बी से लेकर सी तक। ओके, आपको सबसे पहले रिएक्शंस फाइंड आउट करने होंगे ए और डी पे। दिस इज आर ए, दिस इज आर डी। लेट्स फाइंड आउट द रिएक्शंस। तो मैं पहले डी पे मोमेंट ले लेता हूं, तो आर ए मिल जाएगा। तो अगर मैं डी पे मोमेंट लेता हूं, आर ए का मोमेंट क्लॉकवाइज आएगा, कितना आएगा, 1 4 1 5 3 8, तो ये हो गया आर ए इंटू 8 माइनस यूडीएल का मोमेंट कितना हो जाएगा, यूडीएल का लोड हो गया 10 इंटू 4, और डिस्टेंस हम लोग लेंगे इसके सेंटर से, यहां कहीं से, तो ये यहां से यहां तक 2 मीटर रहेगा, सेंटर से लेके सी तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस 2 मीटर है, उसके बाद ये 3 मीटर है, तो ये टोटल डिस्टेंस हो गया 5 मीटर का, है ना।
तो यहां से RA की वैल्यू कितनी आ रही है? 25 किलो न्यूटन आ रही है क्या? 25 किलो न्यूटन। वेरी गुड यार, वेरी गुड। RA 25 किलो न्यूटन। फिर समेशन ऑफ Fy इक्वल टू 0। तो यहां RA प्लस RD इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? 10 इंटू 4। तो RD की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 किलो न्यूटन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, तो हमने रिएक्शंस कैलकुलेट कर लिए हैं 25 और 15। दिस इज 25 किलो न्यूटन एंड दिस इज 15 किलो न्यूटन। ओके, अब इसका शियर फोर्स डायग्राम बनाते हैं। चलिए, अगेन मैंने बोला था शियर फोर्स डायग्राम जो है वो दोनों तरफ बनता है, तो इसीलिए आप बीच में बेसलाइन बनाना, ऊपर भी जगह रखना, नीचे भी जगह रखना, ठीक है। चलिए, तो ये बन गया मेरा बेसलाइन। ओके, ये रेफरेंस लाइन में खींच के रख लूं क्या यार? रेफरेंस लाइन में खींच के रख लूं क्या? आप लोगों को रेफरेंस लाइन की याद आ रही हो तो चलिए मैं खींच देता हूं। चलिए, अब देखिए, ए पॉइंट पे शियर फोर्स विल सडनली चेंज। कितना? 0 से 25। उसके बाद ए से लेके बी तक इट विल रिमेन कांस्टेंट, है ना? ए से लेके बी तक इट विल रिमेन कांस्टेंट। नाउ बी पॉइंट से सी पॉइंट तक वी आर गेटिंग यूडीएल। अब बी से लेके सी तक शियर फोर्स डायग्राम लीनियरली वैरी करना चाहिए ना। अभी ये ऊपर उठा है लेकिन फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, तो ये नीचे जाएगा। कितना नीचे जाएगा? सी पॉइंट पे शियर फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? सी के लेफ्ट में कितना फोर्स लग रहा है? 25 माइनस 40, तो कितना नीचे जाएगा? -15 तक जाएगा। 25 माइनस 40 -15 तक नीचे जाएगा। तो इट विल गो समथिंग लाइक दिस। ठीक है, उसके बाद इट विल रिमेन कांस्टेंट और एंड में इट विल बिकम 0। ठीक है, चलो अब ध्यान दीजिएगा। दिस इज द शियर फोर्स डायग्राम। अब इस शियर फोर्स डायग्राम में एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिल रही होगी आपको। क्या इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिल रही है? क्या इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिल रही है? ध्यान से देख के बताओ मुझे। शियर फोर्स का साइन जो है बीच में कहीं चेंज हो रहा है, बी और सी के, है ना? शियर फोर्स का साइन बी और सी के बीच में कहीं पर चेंज हो रहा है। इस पॉइंट को मैं ई पॉइंट बोल देता हूं। ओके, लेट मी कॉल दिस पॉइंट पॉइंट ई। इस ई का अपने पास लोकेशन नहीं है ना? इस ई का अपने पास कोई लोकेशन नहीं है, ठीक है?
इस E का लोकेशन निकालने के लिए आपके पास एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन मेथड्स हैं। मैं आपको तीन अलग अलग मेथड्स बताऊंगा जिससे आप E का लोकेशन निकाल सकते हो। जानना चाहोगे? तीन अलग अलग मेथड्स बताऊंगा जिससे आप E का लोकेशन निकाल सकते हो। ठीक है, मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक का ये x है। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 4 माइनस एक्स। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं ये x हम कैसे निकाल सकते हैं। इसके तीन तरीके हैं। ओके, आपकी मर्जी है आपको कौन सा तरीका लगाना है, आपको कौन सा तरीका बेटर लग रहा है। ओके, सबसे पहला तरीका है सिमिलर ट्रायंगल का। एक ये ट्रायंगल दिख रहा है और एक ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं। इनके बीच में हम सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। कौन सी? दिस बेस डिवाइडेड बाय दिस हाइट इक्वल टू दिस बेस डिवाइडेड बाय दिस हाइट। तो x डिवाइडेड बाय 25 इक्वल टू 4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 15। तो ये हो जाएगा 15x इक्वल टू 100 माइनस 25x, यानी कि 40x इक्वल टू 100, यानी x इक्वल टू 2.5 मीटर। तो हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है एक मेथड से, लेकिन मैं चाहता हूं आप सारे मेथड देख लो। ठीक है, 2.5 मीटर x की वैल्यू आ चुकी है एक मेथड से, लेकिन मैं चाहता हूं आप सारे मेथड देख लो। तो ये हो गया सिमिलर ट्रायंगल पहला मेथड। अब इसके अलावा अपने पास और कौन से मेथड है? तो सेकंड मेथड जो है दैट इज ई पॉइंट पे शियर फोर्स की वैल्यू क्या आ रही है? ई पॉइंट पे शियर फोर्स की वैल्यू क्या आ रही है? ई पॉइंट पे शियर फोर्स की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। वेरी गुड। तो शियर फोर्स एट ई मस्ट बी इक्वल टू 0, राइट? अब ई पॉइंट पे अगर मैं शियर फोर्स की इक्वेशन बनाऊं x के टर्म्स में और उसको 0 रख दूं तो मेरे को x मिल जाएगा। ई पॉइंट का शियर फोर्स कितना आएगा? लेफ्ट से निकालो, ई पॉइंट का शियर फोर्स कितना आएगा? 25 माइनस 10 इंटू एक्स। ई पॉइंट पे शियर फोर्स कितना आएगा दोस्त? यहां पे शियर फोर्स की वैल्यू क्या आएगी? इसके लेफ्ट में टोटल फोर्स कितना है? 25 माइनस यहां से लेके यहां तक का यूडीएल। तो यहां से x की वैल्यू आपको 2.5 मीटर मिल रही है। मिल रही है कि नहीं? अरे मेरे भाई ललित, थोड़ा नींद से जागो, आंखें खोल के लेक्चर देखो, है ना, आंखें बंद करके नहीं। ये बेस लाइन के ऊपर है, तो यहां शियर फोर्स कितना होगा मेरे भाई? तुम म्यूट व्यूट करके आंख वांख बंद करके लेक्चर देख डाल रहे हो क्या? चलो, तो ये हो गया आपका दूसरा मेथड, शियर फोर्स की वैल्यू हमने 0 कर दी। अब मैं आपको बताता हूं तीसरा मेथड। ओके, अब ये तीसरा मेथड क्या है, ध्यान से देखिएगा। लेट्स कॉल दिस पॉइंट पॉइंट F, इसको मैं F बोल देता हूं। ओके, ये जो स्ट्रेट लाइन आपको दिख रही है EF, ये जो स्ट्रेट लाइन आपको दिख रही है EF, इसका स्लोप किसके बराबर होगा? शियर फोर्स का स्लोप किसके बराबर होता है? ये जो स्ट्रेट लाइन आपको दिख रही है EF, इसका स्लोप किसके बराबर होगा? शियर फोर्स का स्लोप किसके बराबर होता है दोस्त? ds बाय dx। शियर फोर्स का स्लोप विल बी इक्वल टू लोड इंटेंसिटी। यस, लोड इंटेंसिटी। तो मेरे भाई ये जो स्ट्रेट लाइन है E से लेके F तक, इसका स्लोप कितना होगा?
ये हो गया 25 और ये हो गया x, है ना। dy हो गया इसके लिए 25, dx हो गया इसके लिए x, तो dy बाई dx यानी 25 बाई x, एंड दिस विल बी इक्वल टू लोड इंटेंसिटी। और लोड इंटेंसिटी कितनी है दोस्त, इसके ऊपर देखो लोड इंटेंसिटी कितनी दिख रही है, इसके ऊपर लोड इंटेंसिटी 10 किलो न्यूटन पर मीटर है। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, 2.5 मीटर आ गई। तो मैंने आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन मेथड बता दिए हैं x निकालने के। क्लियर है क्या? मैंने इस लाइन का जो स्लोप है उसको लोड इंटेंसिटी के बराबर रख दिया। ये जो लाइन है इसका स्लोप हो जाएगा dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लोड इंटेंसिटी। यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब ये जो तीन मेथड है इसमें से पहला और तीसरा मेथड जो है वो सिर्फ तभी लग सकता है जब ये स्ट्रेट लाइन हो। अगर ये स्ट्रेट लाइन हो ना तभी ये हो सकता है, मतलब जब ये यूडीएल हो। अगर यहां यूवीएल होता तो फिर ये पैराबोलिक मिलता, तब ना तो आप सिमिलर ट्रायंगल लगा पाते ना तो आप स्लोप की इक्वेशन बना पाते, तब आपको यही वाली इक्वेशन लगानी पड़ती थी, यही वाला मेथड होता। ओके, तो आपको तीन मेथड तभी मिलेंगे जब यूडीएल होगा और स्ट्रेट लाइन मिल रहा होगा। ओके, हालांकि 99% चांस है कि आपको एग्जाम में यूडीएल के ऊपर ही क्वेश्चन आएगा। यूवीएल वगैरह होता है ना तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ जाता है, इसीलिए अभी तक एग्जाम में एसएफडी बीएमडी के ऊपर जितने भी क्वेश्चन आए ना 99% टाइम पे आपको यूडीएल ही मिला है। एक आधी कोई रेयर क्वेश्चन होगा जहां बेंडिंग मोमेंट निकालने का तो कोई भी सवाल नहीं आया यूवीएल का। ओके, चलिए अब हमारे पास इस पॉइंट की लोकेशन है जहां बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम आने वाला है। तो अब हम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर लें क्या दोस्त? अब हम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर लें। अब हमारे पास एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जहां हमें बेंडिंग मोमेंट निकालना है, एंड दैट इज पॉइंट ई, जो कि यहां से 2.5 मीटर पे है। ठीक है, चलिए तो बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करते हैं। अब देखो एंड्स पे बेंडिंग मोमेंट जो है वो तो जीरो रहेगा, तो हमें 3 पॉइंट्स का बेंडिंग मोमेंट चाहिए, बी का चाहिए, ई का चाहिए, सी का चाहिए। ठीक है, चलिए निकाल लेते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए इक्वल टू 0, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी कितना हो जाएगा, 25 इंटू 1 हो जाएगा, है ना, यानी कि 25 किलो न्यूटन मीटर। बेंडिंग मोमेंट एट ई कितना होगा, ई पॉइंट का बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, लेफ्ट से निकाल लीजिए ई पॉइंट का बेंडिंग मोमेंट कितना होगा। तो यहां 25 का मोमेंट कितना आ जाएगा, 25 इंटू 1 प्लस 2.5 यानी कि 3.5, है ना, माइनस यूडीएल का मोमेंट कितना हो जाएगा। तो बी से लेके ई तक की यूडीएल का मोमेंट लेना है ई पे, तो बी से लेके ई तक की यूडीएल कितनी हो जाएगी, 10 इंटू 2.5, और उसके सेंटर से लेके ई तक का डिस्टेंस यानी कि 2.5 डिवाइडेड बाय 2। बी से लेके ई तक की यूडीएल का मोमेंट ई पे लेना है, तो बी से लेके ई तक की यूडीएल कितनी हो गई, 10 इंटू 2.5, और सेंटर से ई तक का डिस्टेंस 2.5 बाय 2। तो बता दो यहां कितना आ रहा है, $56.25 किलो न्यूटन मीटर, राइट, 56.25 आ रहा है। काय मेरे भाई तुम्हारा कमेंट भी विजिबल है दोस्त। फिर सी पॉइंट का मोमेंट, तो सी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट राइट से ले लेते हैं ना, आसान पड़ेगा।
तो ये हो जाएगा 15 इंटू 3 यानी कि 45 किलो न्यूटन मीटर। एंड में बेंडिंग मोमेंट तो वापस 0 हो जाएगा। तो ये वैल्यूज आ रही हैं क्या सबकी ए बी सी ई डी पे? चलो अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं। सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं, सारी वैल्यूज जो है वो पॉजिटिव आ रही हैं, आप देख सकते हैं, है ना। तो सारा डायग्राम जो है वो एक ही साइड बनेगा, पॉजिटिव साइड बनेगा। तो ये हो गया अपना डेटम। चलो तो सबसे पहले 0 से स्टार्ट करेंगे। बी पॉइंट का बेंडिंग मोमेंट है 25 और ए से बी तक इट विल रिमेन स्ट्रेट, ठीक है। ई पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम आ रहा है 56.25, लगभग इसका डबल, इसके डबल से भी थोड़ा सा ज्यादा, 56.25। अब बी से लेके ई तक बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनेगा? पैराबोलिक बनेगा। बी से लेके ई तक बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पैराबोलिक बनेगा यूडीएल की वजह से। लेकिन अगर आप बी से लेके ई तक शियर फोर्स डायग्राम देखो तो शियर फोर्स डिक्रीज हो रहा है, बी से लेके ई तक डिक्रीज हो रहा है। तो जो बी से ई तक का पैराबोला होगा इट विल बी ऑफ डिक्रीजिंग स्लोप, है ना, इट विल बी ऑफ डिक्रीजिंग स्लोप, राइट। उसके बाद ई से लेके सी तक अगेन पैराबोला मिलेगा, राइट। दिस इज 45। तो ई से लेके सी तक वापस पैराबोला मिलेगा, लेकिन इस बार ई से लेके सी तक शियर फोर्स इंक्रीज हो रहा है। पहले बी से लेके ई तक शियर फोर्स डिक्रीज हो रहा था, लेकिन अब वापस इंक्रीज हो रहा है, 0 से 15 इंक्रीज हो रहा है। तो ई से लेके सी तक जो पैराबोला बनेगा उसका स्लोप इंक्रीजिंग होगा, उसका स्लोप जो होगा वो इंक्रीजिंग होगा। इट विल बी लाइक दिस। ऐसा बन रहा है क्या? उसके बाद डी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट वापस 0 हो जाएगा, तो इसको ही बढ़ा के यहां 0 कर दो। सो दिस इज योर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बन गया सबका? चलिए बहुत बढ़िया। तो आगे बढ़े, ये चीज ध्यान में रहेगी ना, हाउ टू फाइंड द लोकेशन ऑफ दिस पॉइंट जहां शियर फोर्स का साइन चेंज हो रहा है। हाँ ललित मेरे भाई, क्लियर है कि नहीं? यहां पे शियर फोर्स 0 क्यों है? क्योंकि देखो ये जो पॉइंट है ये बेस लाइन के ऊपर आ रहा है ना। चलिए तो आगे चलते हैं। अब इस सवाल को सॉल्व कीजिए। तो इसमें मैंने
पॉइंट लोड्स भी ऐड कर दिए हैं और यूडीएल भी ऐड कर दिया है, ठीक है। इसमें कॉम्बिनेशन है, पॉइंट लोड्स भी हैं और यूडीएल भी है, ओके। चलिए ये वाला सवाल सॉल्व कीजिए। चलो तो सबसे पहले रिएक्शंस फाइंड आउट करेंगे। ये हो गया मान लीजिए आर ए और ये हो गया आर एफ। तो वी आर गोइंग टू टेक मोमेंट एट पॉइंट एफ। तो एफ पॉइंट पे मोमेंट लेंगे, क्या इक्वेशन बनेगी? आर ए मल्टीप्लाइड बाय 2 2 4 3 7 2 9 और 1 10 माइनस ये जो पॉइंट लोड है इसका मोमेंट कितना आएगा? 10 इंटू 2 3 2 5 2 7 और 1 8 माइनस यूडीएल का मोमेंट कितना आ जाएगा? 4 तिया 12। इसका लोड हो गया 4 इंटू 3 और इसके सेंटर से हमें एफ तक का डिस्टेंस चाहिए, तो ये हो जाएगा 1.5 प्लस 2 3.5 प्लस 1 4.5 माइनस 6 इंटू 1 इक्वल टू 0। तो यहां से वी आर गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ आर ए। तो ये हो जाएगा 8 प्लस 12 इंटू 4.5 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 10। 6.8 आ रहा है क्या? ठीक, मैंने कुछ गड़बड़ की है। अच्छा ये क्या हो गया भाई? आर ए इंटू 10 माइनस 10 इंटू 8 होना चाहिए ना। ये क्या कर दिया था मैंने? हम्म 80 प्लस 12 इंटू 4.5 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 10, ये 14 किलो न्यूटन आ रहा है क्या? आर यू गेटिंग दिस? 14 किलो न्यूटन। आर ए 14 आ रहा है क्या दोस्त? थक तो नहीं गए हो ना तुम लोग अभी? सिर्फ क्योंकि आधा ही दिन हुआ है, आधा नहीं 70% हो चुका है, राइट? 70% दिन हुआ है, 30% अभी बाकी है। तो थकना नहीं है भाई, है ना? जैसे अगर मान लीजिए तुम लोग पढ़ते पढ़ते थक जाते हो ना, तो मुझे बता दिया करो, तो फिर हम थोड़ी इधर उधर की बातें कर लेंगे, क्योंकि वो भी जरूरी होता है पढ़ाई के बीच बीच में। ऐसे लगातार पढ़ते रहने में भी फिर क्या ही मजा है ना? तो आर एफ 14 किलो। अच्छा दोनों बराबर आ रहे हैं, दोनों बराबर आ रहे हैं। चलो तो आर ए 14 आर एफ 14, चलो दोनों इक्वल आ रहे हैं। अब इक्वल आ रहे हैं तो ये मत बोल देना कि ये सिमेट्रिक लोडिंग है क्या, ऐसा जरूरी नहीं है मेरे भाई। सिर्फ रिएक्शंस के इक्वल होने से सिमेट्री नहीं हो जाती। सेंटर के दोनों तरफ डायग्राम एकदम सेम बनना चाहिए, तो ऐसा है ही नहीं, है ना? सिर्फ रिएक्शंस बराबर आ रहे हैं 14 एंड 14, ठीक है। तो अब मेरे भाई शियर फोर्स डायग्राम बनाने का टाइम आ गया है। तो शियर फोर्स डायग्राम बना दो यार एकदम फटाफट, फटाफट, बिल्कुल शिकायत नहीं आनी चाहिए। चलो
तो सबसे पहले हम बेस लाइन खींच देते हैं। तो ये हो गया अपना बेस। तो बेस लाइन, इस लाइन पे शियर फोर्स की वैल्यू कितनी है? 0। अब यहां से ये सडनली इंक्रीज होके जाएगा 14 तक। उसके बाद ये बन जाएगा कांस्टेंट। फिर 14 माइनस 10 ये सडनली ड्रॉप होगा 4 तक। उसके बाद ये B से C तक कांस्टेंट रहेगा। देन D पॉइंट पे शियर फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 4 माइनस 12 माइनस 8 हो जाएगी। तो ये कुछ ऐसा आएगा -8 तक। देन इट विल रिमेन कांस्टेंट। फिर ये -8 -6 नीचे जाएगा कहां तक? -14 तक। देन इट विल रिमेन कांस्टेंट। उसके बाद इट विल बिकम 0। तो ये ऐसा कुछ बन रहा है क्या? ये शियर फोर्स डायग्राम बन रहा है? यस। चलो, अब इस शियर फोर्स का साइन कहां चेंज हो रहा है दोस्त? क्योंकि जहां साइन चेंज होगा बेंडिंग मोमेंट वहीं मैक्सिमम मिलेगा। तो साइन कहां चेंज हो रहा है? इस शियर फोर्स का साइन कहां चेंज हो रहा है? बताओ जरा, कहां चेंज हो रहा है? सी से डी के बीच में कहीं पे हो रहा है ना? इस पॉइंट को क्या नाम दूं? तो ए बी सी डी ई एफ तो हो चुका है। इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं जी, और इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं एच। अब ये जी का लोकेशन निकालना आपकी जिम्मेदारी है दोस्त। मैं चाहता हूं आप मुझे बताओ इस जी का लोकेशन क्या होगा? व्हाट विल बी दिस डिस्टेंस एक्स? बताइए क्या होगा एक्स? 1 मीटर आ रहा है। अच्छा, हम लोग यहां ये वाला रिलेशन यूज कर सकते हैं क्या? ds बाय dx इक्वल टू w। ठीक है, तो यहां ds कितना हो गया? 4। dx कितना हो गया? x। इस लाइन का, hg लाइन का, है ना? तो 4 बाय एक्स इक्वल टू कितना? इसके ऊपर लोड इंटेंसिटी कितनी है? 4। तो यहां से x आ रहा है 1 मीटर। अरे वाह, तुम लोग तो एकदम सही हो यार। तो x की वैल्यू है 1 मीटर। आप चाहें तो सिमिलर ट्रायंगल लगा लें, चाहें तो आप जी पॉइंट का शियर फोर्स का इक्वेशन बना के 0 कर दें, चाहें तो आप ये वाला रिलेशन यूज कर लें। मुझे ये सबसे आसान लगता है ना, इसमें कैलकुलेशन सबसे आसान है। तो हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है 1 मीटर। अब हम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। A और F पे तो 0 रहेगा, हमें निकालना है B पे, C पे, G पे, D पे, E पे। 5 पॉइंट्स पे निकालना पड़ेगा यार। ठीक है, A पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट इज 0। B पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट इज कितना? 14 इंटू 2, यानी कि 28 किलो न्यूटन। ओके,
देन सी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट बता दो यार जल्दी से, सी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट बता दो, सी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट बता दो। तो लेफ्ट से अगर मैं देखूंगा तो 14 इंटू 4 माइनस 10 इंटू 2, तो कितना हो गया ये 56 माइनस 20 36 हो गया क्या? देन जी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकालना है। ओके तो जी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी होगी? 14 इंटू 2 2 4 1 5, 14 इंटू 5 माइनस 10 इंटू 3 माइनस, अब सी से लेके जी तक का यूडीएल कितना हुआ? 4 इंटू 1 इंटू 0.5 है ना, 4 इंटू 1 इसका फोर्स हो जाएगा और डिस्टेंस 0.5 हो जाएगा। बता दो यार कितना आ रहा है? हैं ये कैसे? 38 किलो न्यूटन मीटर आ रहा है क्या? थर्टी 38 किलो न्यूटन मीटर आ रहा है क्या? क्यों भाई ऐसा क्या लिख दिए थे? हैं ऐसा क्या लिख दिए थे तुम? उसके बाद डी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट। अब डी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए इतना मेहनत मत करना भाई, लेफ्ट से राइट से निकाल लेना, ठीक है ना। डी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट राइट से निकाल लो, तो राइट से कितना आएगा? 14 इंटू 3 माइनस 6 इंटू 2, 14 इंटू 3 माइनस 6 इंटू 2, तो कितना हो गया? 52 माइनस 62 12 है, 42 माइनस 12, ये 30 किलो न्यूटन मीटर। और ई पॉइंट पे हो जाएगा 14, लास्ट में एफ पॉइंट पे इट विल बिकम 0। चलो तो 0 28 36 38 30 14 0। चलिए फटाफट से इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना के बता दीजिए मुझे। जीरो 28 36 38 30 14, एक तरीका बताओ इसमें ना, पहले वैल्यूज डाल देते हैं उसके बाद ना उसको मिला देंगे सबको। तो यहां मैक्सिमम जो है वो जी पे आ रहा है 38, फिर यहां पे कहीं पे रहेगा 36 और यहां पे कहीं पे रहेगा 30, फिर बी पे 28, डी पे सॉरी ई पे 14। चलो अब जोड़ते चले जाओ दोस्त। तो ये रहेगा स्ट्रेट लाइन, ये रहेगा स्ट्रेट लाइन, उसके बाद बनेगा पैराबोला विथ डिक्रीजिंग स्लोप, देन बनेगा पैराबोला विथ इंक्रीजिंग स्लोप, देन स्ट्रेट लाइन, देन स्ट्रेट लाइन। ये बन गया क्या यार?
इसमें मजा नहीं आ रहा है, इसको मैं चेंज करना चाहूंगा। अब मजा आ रहा है। यस, सो दिस इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। मैंने इतनी मेहनत ना जीवन में कभी अपने नोट्स बनाने के लिए नहीं की, जितना मैं ना टीचिंग में आने के बाद, खासकर ऑनलाइन टीचिंग में आने के बाद आप लोगों के लिए नोट्स बनाने में करता हूं। पैराबोला वाला क्या नहीं समझ में आया दोस्त? इसके पहले भी तो यही किया था ना। यूडीएल की वजह से पैराबोला बनेगा, मतलब सी से लेके डी तक पैराबोला बनना चाहिए, यह बात तय है। अब सी से लेके जी तक अगर मैं शियर फोर्स डायग्राम देखूं तो शियर फोर्स डिक्रीज हो रहा है, सी से लेके जी तक शियर फोर्स डिक्रीज हो रहा है, तो यहां डिक्रीजिंग स्लोप का पैराबोला बनेगा। ठीक है, ये डिक्रीजिंग स्लोप का पैराबोला है। फिर जी से लेके डी तक शियर फोर्स इंक्रीज हो रहा है, जी से लेके डी तक शियर फोर्स इंक्रीज हो रहा है, तो यहां इंक्रीजिंग स्लोप का पैराबोला बन रहा है। यही चीज इससे पहले भी हुई थी, है ना। थैंक यू भाई। चलो, तो ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन गया आपका। सबका ऐसा ही बन रहा है क्या? सबका ऐसा ही बन रहा है? यस, बहुत सही। चलिए तो आगे बढ़ें। चलिए अब एक इंटरेस्टिंग शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स बनाएंगे सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में। और ये जो मैं आपको सवाल दे रहा हूं काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। इसके ऊपर थ्योरी क्वेश्चन पूछ देता है या कभी न्यूमेरिकल में ही दे देता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड दिस इज द सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू अ कपल। जब सिंपली सपोर्टेड बीम में बीच में कहीं पे एक कपल लग रहा है, जरूरी नहीं है कि सेंटर में लगे, कहीं पे भी लग सकता है। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है, क्योंकि ये एग्जाम में अलग अलग बार अलग अलग तरीकों से पूछा जा चुका है। सिर्फ गेट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जब मैं एग्जाम में बोलता हूं तो ये सिर्फ गेट के लिए नहीं है, कभी इंजीनियरिंग सर्विसेज में आ गया, कभी सिविल सर्विसेज में, कभी पीएसयू में आ गया, ऐसे अलग अलग एग्जाम्स में, एसएससी में, ऐसे बहुत सारे एग्जाम होते हैं ना जिसमें ये सब्जेक्ट है। चलिए, तो ड्रॉ द शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स फॉर द बीम शोन इन फिगर। तो आपको इस बीम के लिए एसएफडी बीएमडी बनाना है। सबसे पहले रिएक्शंस फाइंड आउट कर लीजिए। लोडिंग बड़ी आसान है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, बीच में एक जगह ऐसा कपल लग रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले रिएक्शन निकाल लीजिए। तो दिस इज आर ए, दिस इज आर सी। तो लेट्स टेक मोमेंट एट पॉइंट सी। तो अगर मैं सी पॉइंट पे मोमेंट लूं, आर ए का मोमेंट क्लॉकवाइज आएगा, इट विल बिकम आर ए इंटू 5। लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है, सो दिस विल बिकम -15 इक्वल टू 0। तो आर ए विल बी इक्वल टू 3 किलो न्यूटन। यस, आर ए विल बी इक्वल टू 3 किलो न्यूटन। यस इंद्रजीत भाई, टेंशन मत लो, तुम्हारा कमेंट दिख रहा है। इंद्रजीत जो है वो सकते में आ गया है। देन समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0। यहां अपने को क्या मिलेगा? आर ए प्लस आर सी इक्वल टू 0। अब आप बोलोगे कि सर ये 15 किलो न्यूटन मीटर तो लग रहा है। बेटा ये मोमेंट है, यहां मैं नेट फोर्स इक्वल टू 0 लिख रहा हूं, ये फोर्स में नहीं आता, ये मोमेंट है। तो फोर्स दो ही लग रहे हैं, आर ए और आर सी। तो यहां से आर सी विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ आर ए, यानी -3 किलो न्यूटन। अब नेगेटिव साइन मेरे को क्या बता रहा है? मैंने जो डायरेक्शन ली है आरसी की वो गलत है, आर ए की डायरेक्शन जो मैंने ली है वो तो सही है,
बट आरसी की डायरेक्शन गलत है। आरसी जो है वो डाउनवर्ड लगना चाहिए सी पॉइंट पे, है ना। तो अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर लूंगा। इसको मैं ऐसा लगा देता हूं। ठीक है, तो ये हो गया 3 किलो न्यूटन और ये भी हो गया 3 किलो न्यूटन। ठीक है, चलिए अब बनाते हैं शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो अब मुझे बता दीजिए शियर फोर्स डायग्राम कैसा बनेगा। शियर फोर्स डायग्राम कैसा बनेगा? तो ये इसका बेस लाइन है, ये इसका बेस लाइन है। ओके, ध्यान से देखिए, दिस इज जीरो, दिस इज जीरो। तो सबसे पहले ये 0 से 3 किलो न्यूटन तक जाएगा, सडनली चेंज होके उसके बाद ए से लेके सी तक कोई दूसरा फोर्स नहीं है, ये कपल है, इसका शियर फोर्स से कोई लेना देना नहीं है। तो ए से लेके सी तक इट विल रिमेन हॉरिजॉन्टल एंड उसके बाद सडन चेंज होके इट विल बिकम 0। So this is the shear force diagram which is actually constant। देख रहे हो, कांस्टेंट शियर फोर्स लग रहा है, कांस्टेंट शियर फोर्स लग रहा है पूरी बीम में, पूरी बीम में शियर फोर्स कांस्टेंट है 3 किलो न्यूटन, राइट। ये बन गया सबका। चलिए अब आते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पे। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में आपको एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगी। तो ये बन गया अपना बेस लाइन 0 0। अब सबसे पहले मुझे बी पॉइंट पे, ए पॉइंट पे तो 0 मिलेगा, सी पॉइंट पे 0 मिलेगा, बी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालेंगे ये समझ लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि इसमें काफी कंफ्यूजन होता है बी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालना है। तो सबसे पहले जब मैं बी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकालूंगा ना, मैं इस कपल को कंसीडर नहीं करूंगा। बी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट की 2 वैल्यू मिलनी चाहिए ना, तो एक बिना कपल के मिलेगी और एक कपल के साथ मिलेगी। तो अगर मैं कपल को कंसीडर ना करूं तो मेरे को बेंडिंग मोमेंट कितना मिलेगा? पहले आप कपल को कंसीडर मत करो, तो बेंडिंग मोमेंट कितना मिलेगा? 3 इंटू 2 6 मिलेगा क्या? आप अगर कपल को कंसीडर नहीं करते तो बी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट 3 इंटू 2 6 मिलेगा और ये ए से लेके बी तक इस तरीके से जाएगा। अब मैं कपल को कंसीडर करता हूं। अब देखो ये जो मोमेंट मिल रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज है और ये क्लॉकवाइज मोमेंट, सॉरी ये मोमेंट क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज कपल है। तो 6 माइनस 15, अब यहां एक सडन चेंज आएगा, कहां तक आएगा? -9 तक आएगा। 6 माइनस 15 यानी -9 तक ये नीचे जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो इस पॉइंट पे 2 वैल्यू मिल रही है, एक 6 मिल रहा है और एक -9 मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? एक कपल को बिना कंसीडर किए निकाला 3 इंटू 2 6, फिर कपल को जब कंसीडर किया तो 6 माइनस 15 -9। ओके, उसके बाद एंड में इट विल बिकम 0।
सो दिस इज योर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। और इस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हो रही है। क्या हो रही है? आपको पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर मिल रहा है। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर मिल रहा है। तो सिंपली सपोर्टेड बीम में आपको अभी तक पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर नहीं मिला था, राइट? सिंपली सपोर्टेड बीम में अभी तक पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर नहीं मिला था। दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर गेटिंग पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, राइट? यस। चलो, तो ये काफी फेमस सवाल है। इसके ऊपर ना एग्जाम में आपको थ्योरी क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है, ठीक है? तो सिंपली सपोर्टेड बीम के सवाल बन जाएंगे क्या? अगर बन जाएंगे तो आगे बढ़ें, क्योंकि अभी हमारे पास एक और बहुत बढ़िया चीज है, एंड दैट इज शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ ओवरहैंग बीम। ओवरहैंग बीम के आपको बहुत बढ़िया सवाल मिलेंगे, इंटरेस्टिंग सवाल मिलेंगे। अब ओवरहैंग बीम में दो टाइप के ओवरहैंग बीम्स बनते हैं। एक जिनमें सिर्फ एक ही साइड ओवरहैंग हो, और दूसरे जिनमें दोनों साइड ओवरहैंग हो। ओके, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, तो मेरे भाई यहां मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना है बताओ? व्हाट इज द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट? दिस इज द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ना, ये है ना अपना मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, 9 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट 9 किलो न्यूटन मीटर है। ठीक है, चलो, तो ओवरहैंग बीम में पहला सवाल आपके समक्ष ये रहा। जल्दी से बताइए, जल्दी से इसका डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद रिएक्शंस निकालते हैं। यहां दोनों साइड ओवरहैंग आ रहा है, ठीक है? दोनों साइड ओवरहैंग है। ओके, ओवरहैंग बीम में पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर ना लगभग सारे सवालों में मिलता है। कुछ एक सवालों को छोड़ के लगभग सारे सवालों में पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर मिलता है। ओके, चलिए देखते हैं। ड्रॉ द शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर द बीम। तो चलिए सबसे पहले रिएक्शंस कैलकुलेट करेंगे। बताइए रिएक्शंस कितने आ रहे हैं? ई पॉइंट पे मोमेंट ले लेते हैं। ओके, लेट्स टेक मोमेंट एट पॉइंट ई। तो आरबी का मोमेंट कितना आएगा? क्लॉकवाइज रहेगा, है ना? आरबी का मोमेंट क्लॉकवाइज रहेगा, तो ये हो जाएगा आरबी इंटू 3, 4 3 7 2 9। उसके बाद ये 15 किलो न्यूटन का मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, तो ये हो जाएगा -15 इंटू 3 3 6 4 10 2 12। 4 किलो न्यूटन का भी एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, 4 और 2 6। इस 10 किलो न्यूटन का भी एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। लेकिन ये क्या, इस 8 किलो न्यूटन का मोमेंट क्लॉकवाइज ही आएगा, तो ये हो जाएगा +8 इंटू 2 इक्वल टू 0, है ना? ये इक्वेशन बन रही है क्या सबकी? देखिए, आरबी का मोमेंट क्लॉकवाइज है, इस 8 किलो न्यूटन का मोमेंट भी ई पे क्लॉकवाइज ही है, बाकी सबका एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहां से आरबी की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है? अच्छा हाँ, ये 3 3 6 4 10 2 12, ये 12 है। मैंने 2 लिख दिया था यहां गलती से।
कितना आ रहा है आरबी? 23.11 आ रहा है क्या? इतना गंदा क्यों आ रहा है? ये 1 मीटर होना चाहिए यार। कितना आ रहा है? 23.11 आ रहा है क्या? ये इसको ना 1 मीटर कर लो तो यार, उसके बाद ना बढ़िया वैल्यू आए। प्लीज मेक इट 1 मीटर। इसको 1 मीटर कर लीजिए प्लीज। तो कितना आ रहा है आरबी? 24। यस, मेरे को है ना डेसिमल में नहीं चाहिए था, वरना फिर ना कैलकुलेशन में मजा नहीं आता। नहीं, चलो, तो 24 किलो न्यूटन। ओके, अब यहां समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0 से क्या आएगा? समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0 से क्या आएगा? आर बी प्लस आर ई विल बी इक्वल टू 15, 4, 10 और 8। तो ये हो गया 15 और 10 25 और 12 37, उसमें से 24 चला गया तो 13। दिस इज 13 किलो न्यूटन। आर ई 13 किलो न्यूटन। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो, तो आरबी 24 और आर ई 13, मैंने इसको 1 मीटर बना दिया है दोस्त। ओके, तो मुझे माफ करना ओम साई राम, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो कैलकुलेशंस हो वो थोड़े आसान हो। एग्जाम में भी आपको इसी तरीके की वैल्यूज देते हैं ताकि कैलकुलेशन ना इतना कॉम्प्लिकेटेड ना हो, डेसिमल वेसिबल में ना हो जाए। चलिए, अब सबसे पहले शियर फोर्स डायग्राम बना लीजिए फटाफट से। पॉइंट लोड्स ही पॉइंट लोड्स हैं तो बड़े आसानी से बन जाएगा। अब यहां आपको दोनों साइड वैल्यूज मिलेंगी, है ना? चलो, तो सबसे पहले 0 से 15 तक नीचे, है ना? दिस इज 0, दिस इज -15। उसके बाद इट विल रिमेन कांस्टेंट। फिर -15 प्लस 24 कितना आएगा? +9 आएगा क्या? यस। तो ये 9 तक ऊपर, देन इट विल रिमेन कांस्टेंट। देन 9 - 4 कहां तक जाएगा? ये 5 तक जाएगा। देन इट विल रिमेन कांस्टेंट। फिर 5 - 10 -5 तक जाएगा नीचे। देन इट विल रिमेन कांस्टेंट। देन -5 + 13 +8 तक जाएगा ऊपर। Then it will remain constant, and finally +9 and -9 0, sorry, +8 and -8 0। तो ये आ रहा है क्या? शियर फोर्स डायग्राम एकदम अतरंगी टाइप का शियर फोर्स डायग्राम बन रहा है ना?
अब इस शियर फोर्स डायग्राम का साइन जो है वो कितने बार चेंज हो रहा है बताना जरा, यहां कितने बार साइन चेंज हो रहा है? चार बार साइन चेंज हो रहा है। दिस इज प्लस, सॉरी, माइनस प्लस माइनस प्लस, तो एक दो तीन, तीन बार साइन चेंज हो रहा है। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का साइन कितने बार चेंज होना चाहिए? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का साइन कितने बार चेंज होना चाहिए? यहां शियर फोर्स का साइन तीन बार चेंज हो रहा है, बेंडिंग मोमेंट का साइन कितने बार चेंज होगा दोस्त? यस, दो बार चेंज होगा अपने रूल के हिसाब से, हालांकि उसके एक्सेप्शंस भी होते हैं। तो चलिए देखते हैं दो बार चेंज होता है कि नहीं, है ना। चलिए, अब यहां आपको ना बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कहां मिलेगा? तो बेंडिंग मोमेंट यहां भी मैक्सिमम मिल सकता है, बेंडिंग मोमेंट यहां भी मैक्सिमम मिल सकता है, बेंडिंग मोमेंट यहां भी मैक्सिमम मिल सकता है। हालांकि अगर एग्जाम में यह सवाल आता तो आपको तीनों पॉइंट का बेंडिंग मोमेंट निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, आप देख के डायग्राम बता सकते हो कि बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कहां आएगा। कोई मुझे बता सकता है बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कहां आएगा? सिर्फ ये डायग्राम देख के, ये शियर फोर्स डायग्राम देख के आप बता सकते हो बेंडिंग मोमेंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, कहां आएगी। कैसे बताऊं? इसीलिए मैं बोलता हूं कि डायग्राम को थोड़ा सा टू द स्केल बनाना, उससे आप इस एरिया को देख के ही बता दोगे बेंडिंग मोमेंट की मैक्सिमम वैल्यू कहां आएगी। बेंडिंग मोमेंट की मैक्सिमम वैल्यू यहां आएगी, बी पे आएगी। बताऊं कैसे? बताऊं कैसे बी पर क्यों आएगी बेंडिंग मोमेंट की मैक्सिमम वैल्यू? देखो, इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट की जो वैल्यू होगी वो इस एरिया के बराबर होगी क्या? इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट की जो वैल्यू होगी वो इस एरिया के बराबर होगी क्या? कैसे पता? एम बी माइनस एम ए विल बी इक्वल टू दिस एरिया, और एम ए तो जीरो है। एम बी माइनस एम ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ शियर फोर्स डायग्राम बिटवीन ए एंड बी, और उसमें एम ए तो जीरो है, तो कैन आई से एम बी विल बी इक्वल टू दिस एरिया, है ना। इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट की जो वैल्यू होगी वो इस एरिया के बराबर होगी, हाँ कि ना। और इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट की जो वैल्यू होगी वो इन दोनों एरिया के सम के बराबर होगी। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो यहां पे तो वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, यहां पे वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। यहां पे जो बेंडिंग मोमेंट होगा ना वो यहां से लेके यहां तक का टोटल एरिया होगा। एम डी माइनस एम एफ विल बी इक्वल टू दिस एरिया, उसमें एम एफ जीरो हो गया, सो एम डी विल बी इक्वल टू दिस एरिया। तो ये प्लस है, ये माइनस है ना। तो एम डी तो बहुत कम आएगा। अब एम ई और एम बी दोनों में से बड़ा कौन दिख रहा है? भाई आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि ये एरिया बहुत बड़ा है, ये एरिया बहुत छोटा है, राइट। ये एरिया और ये एरिया दोनों को कंपेयर करो, दिख रहा है भाई कि बी पॉइंट पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगा, ये एरिया बहुत बड़ा है ना, हाँ कि ना। तो आपको उस कॉन्सेप्ट का यूज समझ में आया जो मैंने आपको बताया था कि दो पॉइंट के बेंडिंग मोमेंट का डिफरेंस उन दोनों के बीच के शियर फोर्स डायग्राम के एरिया के बराबर होता है। तो एम बी माइनस एम ए इक्वल टू दिस एरिया। यस, चलिए अब अपने को तो बेंडिंग मोमेंट सारे ही पॉइंट्स पे निकालना है, तो फटाफट से निकाल लेते हैं यार बेंडिंग मोमेंट। तो बेंडिंग मोमेंट ए पे तो जीरो रहेगा, बी पे कितना आएगा? -15 इंटू 3, यानी कि -45 किलो न्यूटन मीटर। अगर आप इसका एरिया निकालोगे तो वो भी इतना ही आ रहा है। देखो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, 15 इंटू 3 -45 आ रहा है कि नहीं? ठीक है। फिर सी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट, सी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट,
तो ये हो जाएगा -15 × 4 + 24, सॉरी -15 × 6 + 24 × 3। कितना आ रहा है? 90 और 72 -18, है ना। देन डी पॉइंट पे राइट से निकाल लेते हैं ना, -8 × 3 + 13 × 2। तो ये हो जाएगा -24 और +26, 2 किलो न्यूटन मीटर। देन ई पॉइंट पे तो -8 × 1 यानी -8 किलो न्यूटन मीटर। एंड लास्ट में एफ पॉइंट पे 0। ये आ रही है क्या वैल्यूज? अब आपको यही समझ में आ गया कि बेंडिंग मोमेंट का साइन 2 बार चेंज हो रहा है। देखो, नेगेटिव से पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव से वापस नेगेटिव, तो 2 बार साइन चेंज हो रहा है कि नहीं? अपना रूल लग रहा है कि नहीं यार? रूल लग रहा है ना। शियर फोर्स का साइन 3 बार चेंज हुआ, बेंडिंग मोमेंट का साइन 2 बार चेंज हुआ। ठीक है, चलिए तो फटाफट से इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लेते हैं यार, फटाफट से। नेगेटिव साइड में इसको ज्यादा चाहिए, है ना। नेगेटिव साइड में -45 तक जाएगा, पॉजिटिव साइड में तो खाली 2 तक जाएगा। ओके, चलो तो वैल्यूज पहले ही मैं नोट कर लेता हूं। यहां ए पे 0, फिर बी पे -45, फिर सी पे -18, मतलब कि करीब करीब आधे से भी थोड़ा कमी। फिर 2, फिर -8, फिर 0, ये 2, फिर -8, फिर 0। चलो 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 चलो, अब सबको स्ट्रेट लाइन से जोड़ देना है बस। ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का लेकिन स्लोप अलग होना चाहिए। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। हो गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखो 2 बार साइन चेंज कर रहा है और एकदम क्लोज, एक बार यहां कर रहा है, एक बार यहां कर रहा है, तो 2 पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर मिल रहे हैं। अब ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर निकालने का भी मेथड है। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर भी आप निकाल सकते हो, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर भी निकाल सकते हो आप, सेम उसी तरीके से जैसे हम लोगों ने शियर फोर्स का साइन कहां चेंज होता है वो निकाला था। कैसे निकालेंगे? आपके पास सिमिलर ट्रायंगल वाला मेथड है, आपके पास सिमिलर ट्रायंगल वाला मेथड है, फिर आपके पास ये वाला मेथड है कि इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, और फिर आप dm/dx वाला भी मेथड लगा सकते हो। ठीक है, dm/dx वाला मेथड भी लगा सकते हो। ओके, मैं dm/dx वाले मेथड से करके बताता हूं। ये डिस्टेंस मान लो x है, तो इस x की वैल्यू निकाल सकते हो। इस लाइन को देखो, इस लाइन को देखो, मैं इसकी बात कर रहा हूं। दिस इज x, ये है 2, ठीक है ना। तो हमें dm/dx कितना मिल रहा है?
dm/dx विल बी इक्वल टू s, तो ये हो जाएगा 2/x इक्वल टू, अब यहां d से लेके e के बीच में शियर फोर्स कितना है, d से लेके e के बीच में शियर फोर्स, इस लाइन का स्लोप जो है वो d से e के शियर फोर्स के बराबर होगा, तो d से लेके e तक शियर फोर्स 5 था, ठीक है, d से लेके e तक शियर फोर्स 5 था, तो यहां x की वैल्यू 2/5 यानी कि 0.4 मीटर आ रही है, 0.4 मीटर आ रही है कि नहीं, ये जो छोटू सा डिस्टेंस है ये 0.4 मीटर आ रहा है, आप चाहो तो आप इसको भी निकाल सकते हो, यू कैन इवन फाइंड दिस डिस्टेंस, सेम वही अप्रोच लगा देना, इस स्ट्रेट लाइन का आपको स्लोप किसके बराबर मिलेगा, CD में शियर फोर्स कितना है, CD में शियर फोर्स 0.5 ही है, सॉरी 5 ही है, CD में शियर फोर्स भी 5 है, तो इसका भी डिस्टेंस आपको उतना ही मिलेगा, ये भी उतना ही मिलेगा, 0.4 मीटर ही मिलेगा, ये स्ट्रेट लाइन और ये स्ट्रेट लाइन दोनों का स्लोप बराबर है ना, ये 0.4 मिल रहा है, ये भी 0.4 ही मिलेगा। चलो, तो दिस वाज आवर फर्स्ट ओवरहैंग बीम, तो आप देख सकते हो भाई पहले ही ओवरहैंग बीम में दो दो बार साइन चेंज हो गया है बेंडिंग मोमेंट का। आगे बनाएं और इंटरेस्टिंग सवाल ओवरहैंग बीम के। चलो बनाते हैं। चलो ये वाला सवाल सॉल्व करो। चलिए सबसे पहले रिएक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो लेट मी कॉल दिस RA एंड दिस इज RC। यहां इस बार ना ओवरहैंग भी सिर्फ एक साइड है, ठीक है, ओवरहैंग जो है वो सिर्फ एक साइड है। सो इफ आई टेक मोमेंट एट पॉइंट C, व्हाट एम आई गोइंग टू गेट, C पे नहीं A पे मोमेंट ले लेते हैं, ज्यादा आसान रहेगा, A पे मोमेंट ले लेते हैं, तो RC मल्टीप्लाइड बाय 4, इसका मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज आएगा, उस 6 का मोमेंट क्लॉकवाइज आएगा, तो -6, 2 2 4 2 6 6, इस यूडीएल का मोमेंट भी क्लॉकवाइज आएगा, 20 × 2 × 1 इक्वल टू 0। तो आरसी की वैल्यू यहां से कितनी आ रही है, 36 और 40, 76/4, 19 किलो न्यूटन आ रही है क्या, आरसी की वैल्यू 19 किलो न्यूटन आ रही है, एंड समेशन ऑफ Fy इक्वल टू 0, यहां से आर ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
आर ए प्लस आर सी विल बी इक्वल टू, एक तो यूडीएल हो गया 20 इंटू 2 40, और ये हो गया 6। तो आर ए जो है वो 27 किलो न्यूटन आ रहा है क्या? आर ए 27 किलो न्यूटन आ रहा है, यस। तो 19 किलो न्यूटन एंड 27 किलो न्यूटन। तो रिएक्शंस की वैल्यू सबकी आ गई है इतनी, 19 एंड 27। इतना आ रहा है सबका, 19 एंड 27। चलो बहुत बढ़िया। तो आगे बढ़ते हैं और शियर फोर्स डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हो गया आपका 27 किलो न्यूटन, ये हो गया 19 किलो न्यूटन। ओके, तो सबसे पहले 0 से 27 तक ये ऊपर जाएगा, देन 27 माइनस 40 यानी कि -13 तक नीचे आएगा। Then it will remain horizontal. Then it will remain horizontal. फिर -13 प्लस 19 6 तक ऊपर जाएगा, देन इट विल रिमेन हॉरिजॉन्टल, और फिर +6 -6 वापस 0। ये बन रहा है क्या शियर फोर्स डायग्राम? अब ध्यान दीजिएगा, यहां शियर फोर्स का साइन 2 बार चेंज हो रहा है ना, एक बार यहां चेंज हो रहा है और एक बार यहां चेंज हो रहा है ना। इस पॉइंट का लोकेशन तो अपने को पता है ऑलरेडी, ये तो सी पॉइंट है। इस पॉइंट का लोकेशन अपने को नहीं पता है, ए बी सी डी, इसको मैं ई पॉइंट बोल देता हूं, जो कि यहां से एक्स डिस्टेंस पे है। तो ये एक्स की वैल्यू मिल जाएगी क्या अपने को? कितनी आ रही है एक्स की वैल्यू? 1.35 मीटर आ रही है। इस लाइन का स्लोप निकाल लो दोस्त, इस लाइन का स्लोप निकाल लो, ds बाय dx इक्वल टू w। ठीक है, तो ये हो जाएगा 27 बाय एक्स इक्वल टू 20। तो x विल बी इक्वल टू 1.35 मीटर। इतना आ रहा है क्या? 1.35 मीटर आ रहा है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, 1.35 मीटर। तो अब हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं जहां बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम आ सकता है, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है। चलिए निकाल लेते हैं। तो बता दीजिए मुझे कितना आ रहा है बेंडिंग मोमेंट हर पॉइंट पे। वी हैव टू कैलकुलेट बेंडिंग मोमेंट एट ए ई, यहां ई कहीं पे आएगा 1.35 मीटर। ठीक है, तो ए पे तो बेंडिंग मोमेंट विल बी 0, ई पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी होगी? तो ई पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू इस एरिया के बराबर होगी ना, ई पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू इस एरिया के बराबर होगी। इससे निकाल लूं क्या दिस एरिया?
हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके निकाल लें। देखो एम ई माइनस एम ए will be equal to area of SFD between A and E। अब यहां MA तो 0 हो गया, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 1.35 इंटू 27, तो ME की वैल्यू यहां से आ जाएगी 18.225 किलो न्यूटन मीटर आ रहा है। ठीक है, तो मैंने ME की वैल्यू जो है वो एरिया से निकाल ली। ओके, देन बी पॉइंट का मोमेंट, तो बी पॉइंट का मोमेंट आप यहां से भी निकाल सकते हो, राइट साइड से भी निकाल सकते हो, है ना। 19 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 4, तो 38 माइनस 24 ये हो जाएगा 14 किलो न्यूटन मीटर। देन सी पॉइंट का मोमेंट माइनस 6 इंटू 2 यानी माइनस 12 किलो न्यूटन मीटर। एंड देन लास्ट में डी पॉइंट का मोमेंट 0। तो देखो यहां शियर फोर्स का साइन कितनी बार चेंज हो रहा है, 2 बार चेंज हो रहा है ना शियर फोर्स का साइन। यहां शियर फोर्स का साइन 2 बार चेंज हो रहा है, एक यहां पर और एक यहां पर। तो बेंडिंग मोमेंट का साइन देखो एक बार चेंज हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है। ठीक है, चलिए तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लेते हैं। तो ये है 0, फिर 18.225, फिर 14, फिर सी पे माइनस 12, फिर 0। तो ये दोनों तो स्ट्रेट लाइन है। अब ए से लेके बी तक पैराबोला बनेगा, लेकिन ए से लेके ई तक का जो पैराबोला होगा वो इंक्रीजिंग स्लोप, सॉरी डिक्रीजिंग स्लोप का होगा। देखिए ए से ई तक शियर फोर्स जो है वो डाउन जा रहा है, कम हो रहा है। तो ए से लेके ई तक जो पैराबोला बनेगा बेंडिंग मोमेंट में वो डिक्रीजिंग स्लोप का होगा, और उसके बाद इंक्रीजिंग स्लोप का होगा, क्योंकि उसके बाद ई से लेके ए बी तक शियर फोर्स इंक्रीज हो रहा है, ई से लेके बी तक शियर फोर्स इंक्रीज हो रहा है, तो आपको यहां इंक्रीजिंग स्लोप का पैराबोला मिल रहा है। तो दिस इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। अब इस पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर का लोकेशन निकाल के बता सकते हो क्या? फाइंड द लोकेशन ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर फ्रॉम पॉइंट सी। फाइंड द लोकेशन ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर फ्रॉम पॉइंट सी। फाइंड द लोकेशन ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर फ्रॉम पॉइंट सी। पॉइंट सी से मेरे को पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर का डिस्टेंस बताओ। पॉइंट सी से पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर कितने डिस्टेंस पे है? बता दो। तो आप इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप यूज कर सकते हो। ये जो स्ट्रेट लाइन है ना इसका स्लोप यूज कर लो। dm बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू एस। तो dm कितना है यहां 12, dx कितना है x,
और इस बी से सी तक शियर फोर्स कितना है, बी से सी तक शियर फोर्स की वैल्यू कितनी है, तो बी से सी तक शियर फोर्स 13 है, बी से सी तक शियर फोर्स 13 है, तो x विल बी इक्वल टू 12/13 यानी 0.923 मीटर्स। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर का लोकेशन फ्रॉम सी, 0.923 मीटर। वेरी गुड यार, बहुत धांसू, बहुत बढ़िया, 0.923 मीटर। तो भाई देखो अपना रूल जो है वो अभी तक तो सारे सवालों में लग रहा है ना, अपना रूल जो है वो अभी तक सारे सवालों में लग रहा है। अपन ने अभी तक जो प्रिडिक्शन किए हैं अपने रूल के हिसाब से कि शियर फोर्स का साइन अगर n टाइम्स चेंज हो रहा है तो बेंडिंग मोमेंट का साइन n-1 टाइम्स चेंज होना चाहिए। तो इससे पहले वाले सवाल में शियर फोर्स का साइन 3 बार चेंज हो रहा था, बेंडिंग मोमेंट का साइन 2 बार चेंज हो रहा था। फिर इस सवाल में शियर फोर्स का साइन 2 बार चेंज हो रहा था, बेंडिंग मोमेंट का साइन 1 बार चेंज हो रहा था, है ना। बट इसके एक्सेप्शंस होते हैं, इसलिए रूल बना के मत रट लेना इसको। हालांकि ये एक अच्छा तरीका है डिड्यूस करने का। चलिए एक और सवाल हो जाए, एक और सवाल हो जाए। सिमिलर ट्रायंगल करके निकालने से अलग क्यों आएगा मेरे भाई? दिस विल बी 2 माइनस एक्स, तो x अपॉन 12 इक्वल टू 2 माइनस एक्स अपॉन 14 करके देख लो। x डिवाइडेड बाई 12, 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 14 करके देखो। वही आना चाहिए, x डिवाइडेड बाई 12, 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 14, उतना ही आ रहा है ना। चलो ये वाला सवाल कर लेते हैं फटाफट से, फटाफट से ये वाला सवाल कर लेते हैं, उसके बाद ब्रेक लेंगे, ठीक है। चलो, ड्रॉ द शियर फोर्सेस एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर द बीम शोन इन फिगर। फटाफट से इसका एसएफडी बीएमडी ड्रॉ कर लेते हैं, फिर एक ब्रेक लेंगे। चलो तो रिएक्शंस निकालो फटाफट से। आर ए और आर डी, तो डी पॉइंट पे मोमेंट ले लेते हैं, ठीक है। नहीं यार, ए पॉइंट पे लेते हैं, तो ये हो जाएगा आर डी इंटू 6, ये एंटी क्लॉकवाइज आएगा, है ना। -6 इंटू 2 2 4 2 6 1 7 क्लॉकवाइज आएगा। देन दिस 6 इंटू 4 ये भी क्लॉकवाइज आएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज आएगा, तो +12 इक्वल टू 0। तो आर डी की वैल्यू कितनी आ रही है? 66 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 6, 9 किलो न्यूटन आ रही है क्या आरडी की वैल्यू? आरडी की वैल्यू 9 किलो न्यूटन आ रही है क्या दोस्त? आरडी की वैल्यू 9 किलो न्यूटन आ रही है क्या? आरडी इंटू 6 माइनस 6 इंटू 7 माइनस 6 इंटू 4 प्लस 12 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 66 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 6, 9 किलो न्यूटन। वेरी गुड, यस। देन समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0 से आर ए प्लस आर डी कितना आ जाएगा? तो दो ही पॉइंट लोड लग रहे हैं, 6 + 6,
तो Ra इज इक्वल टू 3 किलो न्यूटन, है ना। तो 9 और 3 और 9, Ra हो गया आपका 3, Rd हो गया आपका 9। चलिए, तो अब हम बनाएंगे इसका शियर फोर्स डायग्राम। शियर फोर्स डायग्राम बनाते टाइम कपल को इग्नोर कर दो, कपल का कोई काम नहीं है। जीरो जीरो। चलो, तो सबसे पहले इट विल गो अप टू 3 +3, फिर यहां से यहां तक कांस्टेंट, फिर 3 - 6 -3, है ना। तो +3, फिर यहां तक कांस्टेंट, फिर +3 एंड -6 -3, फिर यहां तक कांस्टेंट, फिर -3 एंड +9 +6, देन कांस्टेंट एंड देन 0। ये आ रहा है क्या दोस्त सबका? शियर फोर्स डायग्राम, शियर फोर्स डायग्राम ये आ रहा है। इसका साइन दो बार चेंज हो रहा है, एक सी पॉइंट पे और एक डी पॉइंट पे। तो आपको सी और डी में से कहीं एक बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम मिलेगा, है ना। और आप देख के ही बता सकते हो कहां मैक्सिमम मिलेगा। सी पॉइंट का और डी पॉइंट का बेंडिंग मोमेंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट दोनों में से कोई एक जगह बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम मिल सकता है, लेकिन यहां कपल भी तो लग रहा है। तो बी सी डी तीनों में से कहीं पे भी बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम मिल सकता है, ठीक है। यहां बी पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम मिल सकता है, सी पे भी मिल सकता है, डी पे भी मिल सकता है, ठीक है। चलो देखते हैं, सी पे तो नहीं ही मिलेगा, सी पे तो नहीं ही मिलेगा, या तो बी पे होगा या तो डी पे होगा, ठीक है। या तो बी पे होगा या तो डी पे होगा, ठीक है। चलिए, अब इसमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लेते हैं। कैलकुलेशन आसान है तो सीधे डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं अपन, ठीक है। यहां कैलकुलेशन आसान है, सीधे अपन डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए सीधे डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ओके। चलो, तो ये बन गया मेरा डेटा बेस लाइन। अब देखो, ए से 0 से स्टार्ट होगा, बी पॉइंट पे आपको दो वैल्यू मिलेगी, एक बिना कपल के और फिर कपल के साथ। तो बिना कपल के क्या मिलेगा? 3 × 2 6, है ना। तो ये 6 तक ऊपर जाएगा। बिना कपल के देखो, लेफ्ट से अगर मैं निकालूंगा 3 × 2 6, उसके बाद ये जो कपल लग रहा है ये क्लॉकवाइज आ रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। तो 6 - 12, तो ये -6 तक नीचे जाएगा। इट विल गो डाउन अप टू -6। फिर सी पॉइंट पे कितना आएगा? राइट से निकाल लो बेटा, 9 × 2 18, -6 × 3 18, 0 आ रहा है। सी पॉइंट पे
आई एम गेटिंग 0, ठीक है। फिर डी पॉइंट पे कितना आएगा, -6 आएगा, तो इट विल गो लाइक दिस एंड देन इट विल बिकम 0। ऐसा बन रहा है क्या? यस, सो दिस इज योर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। ये बन गया आपका बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम, जिसका दो जगह साइन, एक ही जगह साइन चेंज हो रहा है और वो आ रहा है बी पे। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर यहां सिर्फ बी पे आ रहा है ना। तो देखो यहां शियर फोर्स का साइन जो है इधर चेंज हो रहा है, लेकिन यहां बेंडिंग मोमेंट का साइन इधर चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि यहां 0 पे ही ये खत्म हो गया है ना। तो बेंडिंग मोमेंट यहां आपको मैक्सिमम कितना मिल रहा है, 6 और -6 दोनों वैल्यू बेंडिंग मोमेंट की मैक्सिमम है। -6 भी है, +6 भी है, मैक्सिमम है ना। यस, चलिए, तो ओवरहैंग बीम के केस में भी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना आपको क्लियर है क्या? बन जाएंगे आपसे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स, शियर फोर्स डायग्राम। देखो आपको एग्जाम में पूरा पूरा डायग्राम बनाने आएगा नहीं, आपको सिर्फ एक आइडिया चाहिए था, और आपको यह पता होना चाहिए कि मेरे को पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर कब मिल सकता है, शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट एक दूसरे के साथ कैसे चेंज होंगे, ये डिस्टेंसेस हम लोग कैसे निकालते हैं, जहां शियर फोर्स का साइन चेंज हो रहा हो या जहां बेंडिंग मोमेंट का साइन चेंज हो रहा हो, ये सब डिस्टेंसेस कैसे निकालते हैं। तो मेरे ख्याल से अब आप लोग तैयार हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो इसके बाद वी आर गोइंग टू सॉल्व ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। आपको गेट में किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे वैसे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ओके, ठीक है। यस, तो अभी एक ब्रेक लेते हैं, देन 6 o'clock शाम को शार्प 6 बजे स्टार्ट करेंगे और गेट वाले क्वेश्चन बनाएंगे। गेट में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ओके। चलो 6 PM एकदम शार्प। चलो बाय बाय, चलिए बाय 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 बाय।